हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 व्यूज और 30 लाइक हो जाएगा इस वीडियो पे, तो एक वीडियो 5 क्वेश्चन का और आएगा, तो आप लोग इसको जल्दी से 300 व्यूज पहुंचा दीजिएगा और 30 लाइक कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फार्म मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वभाव एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो फार्म मैनेजमेंट है, प्रक्षेत्र प्रबंध होता है, उसको परिभाषित करना है और इसके स्वभाव और उद्देश्यों की विवेचना करना है। तो चलिए देखते हैं फार्म मैनेजमेंट सबसे पहले होता क्या है। तो फार्म मैनेजमेंट, जिसे कृषि प्रबंधन या प्रक्षेत्र प्रबंधन भी कहा जाता है, यह कृषि के कार्यों की योजना बनाने, उसको आयोजित करने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने का कला और विज्ञान है। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट क्या है? फार्म मैनेजमेंट कृषि कार्यों की योजना बनाने के लिए, उसको आयोजित करने के लिए, उसका निर्देशन देने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए एक कला और विज्ञान है। इसका उद्देश्य कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करते हुए संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को विकसित करना है, टिकाऊ कृषि को विकसित करना है। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग 6 सेमेस्टर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे लेकर अभी तक ये जो आप लोग 5वां 6वां सब्जेक्ट है 604 जी 604 इस सब्जेक्ट का कोड है, यहाँ तक जो भी आप लोगों ने देखा, पीछे का जो भी पढ़ा वह सब इसमें यूज होगा। मतलब इसके बाद भी जो आएगा सब्जेक्ट उसमें यह भी यूज होगा, उसके बाद जो आएगा उसमें वह भी यूज होगा। इस टाइप से ऐसा सब्जेक्ट इसमें बनाया ही गया। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? तो फार्म मैनेजमेंट वह प्रोसेस होता है, वह कला और विज्ञान होता है जिसमें कृषि कार्यों को करने के लिए योजना बनाया जाता है, उसको आयोजित किया जाता है, उसको निर्देशित किया जाता है और उसको नियंत्रित करने का तरीका होता है। उसी को बोलते हैं क्या? फार्म मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य होता है कि जो लागत है कृषि में उसको कम करना और कम लागत करके अधिक लाभ प्राप्त करते हुए संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग करके टिकाऊ कृषि को विकसित करना। आगे देखते हैं क्या होता है फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट कृषि उत्पादन को सफलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कृषि संसाधनों जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, जल, मशीनरी का नियोजन, समन्वय और नियंत्रित करने का कला और विज्ञान है। इसका उद्देश्य किसानों को टिकाऊ तरीके से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करने में मदद करना है। तो यह तो बात होगी कि फार्म मैनेजमेंट होता क्या है, इसका स्वभाव और उद्देश्य देखेंगे। तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से, मैंने बता दिया आप लोगों को कई बार। आगे देखेंगे इसका स्वभाव। तो जो फार्म मैनेजमेंट होता है यह एक गतिशील और जटिल प्रक्रिया होती है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। जो यह फार्म मैनेजमेंट होता है ना, यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है और विभिन्न कारकों से प्रभावित भी होता है, जैसे कि आर्थिक रूप से। तो बाजार की कीमत, सरकारी नीति, ऋण की उपलब्धता आदि से यह प्रभावित होता है आर्थिक रूप से। अगला पारिस्थितिकी। तो जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से भी प्रभावित होता है। कृषि तकनीकों में प्रगति, मशीनरी और उपकरणों की उपलब्धता से भी प्रभावित होता है। इसका हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, हम लोग इसका स्वभाव देख रहे हैं। ठीक है, आगे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, श्रम उपलब्धता, सरकारी कार्यक्रम से भी प्रभावित होता है। इसका उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्न है, जिसमें पहला उत्पादकता में वृद्धि। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि। आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज का इसमें उद्देश्य पूछे तो आप लोग पहला पॉइंट इसको डाल दीजिएगा, उपलब्धता और उत्पादकता में वृद्धि। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य कम से कम लागत में अधिक से अधिक संभव उत्पादन प्राप्त करना है। लाभप्रदता में वृद्धि। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है? फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य है किसानों की जो आय है उसको और जीवन स्तर में सुधार करना। आगे संसाधनों का कुशल उपयोग। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि जो कृषि के संसाधन है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, इन जैसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। आगे टिकाऊपन। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन को बनाए रखना है। आगे जोखिम प्रबंधन। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अस्थिरता और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करना है। आगे जीवन स्तर में सुधार। तो फार्म मैनेजमेंट का लक्ष्य किसानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो यह तो था फार्म मैनेजमेंट का उद्देश्य। अब देखेंगे इसका सिद्धांत। तो इसको कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी, जिसमें पहला योजना बनाना। ठीक है, क्या करना? योजना बनाना।
तो किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिससे उत्पादन लक्ष्य, संसाधनों की आवश्यकता, उत्पादन तकनीक और विपणन रणनीति शामिल हो। ठीक है, तो योजना बनाना चाहिए किसानों को अपनी कृषि पर गतिविधियों के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिससे उत्पादन लक्ष्य, संसाधनों की आवश्यकता, उत्पादन तकनीक और विपणन रणनीति जो है वह सब शामिल हो सके। आगे बजट बनाना, तो किसानों को अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के लिए बजट बनाना चाहिए। हिसाब रखना, तो किसानों को अपनी आय, व्यय और उत्पादन के आंकड़ों का हिसाब रखना चाहिए। आगे नई तकनीकों का उपयोग, तो किसानों को अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता को सुधार करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। आगे जोखिम का प्रबंधन, तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अस्थिरता और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन रणनीति को भी अपनाना चाहिए। आगे विपणन, तो किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर कीमतों पर बेचने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति को भी विकसित करना चाहिए। यह पहला क्वेश्चन जो था, फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, परिभाषित कीजिए। इसका स्वभाव, उद्देश्य और सिद्धांत भी मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, समुत्पाद वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, समुत्पाद वक्र क्या होता है, उसका विशेषता बताना है और क्षेत्र का वर्णन करना है। इसको अंग्रेजी में आइसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा समुत्पाद वक्र क्या होता है। यह एक जैसा द्विआयामी ग्राफ होता है, 2 डायमेंशन ग्राफ होता है, जो कि विभिन्न मात्रा में दो उत्पादन साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी, ठीक है, श्रम और पूंजी को मिलाकर यह एक कर्व बनाता है। सीधी बात आप ये समझिए कि ये जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, ये क्या करता है, तो ये श्रम और पूंजी को लेकर क्या करता है कि एक ग्राफ बनाता है, एक कर्व बनाता है, जिसको बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो यह एक द्विआयामी ग्राफ होता है, मतलब 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है, जो विभिन्न मात्रा में दो उत्पादन साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी के संयोजन को दर्शाता है, जो एक निश्चित मात्रा में उत्पादन उत्पन्न करता है, मतलब आउटपुट उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह विभिन्न संयोजनों को प्रदर्शित करता है जिसमें श्रम और पूंजी का उपयोग करके एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह क्या करता है, ये विभिन्न संयोजन जो होते हैं, जो विभिन्न कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको प्रदर्शित करता है जिससे श्रम और पूंजी का उपयोग करके एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। तो समुत्पाद वक्र जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक ढलान वाला होता है। ठीक है, समुत्पाद वक्र जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक ढलान वाला होता है। इसका मतलब है कि यदि आप श्रम की मात्रा को स्थिर रखते हुए पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उतना ही मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रम की कम मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। यदि आप कर्व बना रहे हैं इसका, तो उसमें जो समुत्पाद वक्र होता है वो हमेशा ऋणात्मक ढलान वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा, यदि श्रम की मात्रा को स्थिर रख रहे हैं, ठीक है, जितना मेहनत आप पहले करते उतनी ही मेहनत अब भी कर रहे हैं, और आप जो पूंजी है उसकी मात्रा को बढ़ा, जैसे पहले 500 रुपया लगाए थे लागत, अब 1000 रुपया लागत लगा रहे हैं, तो आपको उतना ही मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रम करने की आवश्यकता भी कम होगी। आगे है समुत्पाद वक्र एक दूसरे के समानांतर होता है। ठीक है, जो आइसो आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है ये एक दूसरे के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। इसका मतलब होता है कि यदि आप उत्पादन स्तर को बढ़ाते हैं तो आपको नए समुत्पाद वक्र प्राप्त होंगे जो कि मूल समुत्पाद वक्रों के समानांतर होंगे। अगला है समुत्पाद वक्र की ढलान। तो तकनीकी प्रतिस्थापन दर, जिसे टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन रेट बोला जाता है, यह उसको दर्शाती है। तकनीकी प्रतिस्थापन दर यह बताती है कि उत्पादन स्तर को स्थिर रखने के लिए श्रम की एक इकाई को पूंजी की कितनी इकाइयों से बदला जा सकता है। ठीक है, तकनीकी प्रतिस्थापन दर क्या बताती है, यह बताती है कि उत्पादन स्तर को स्थिर रखने के लिए श्रम की एक इकाई को पूंजी की कितनी इकाइयों से बदला जा सकता है। आगे समुत्पाद वक्र उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है यह उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उत्पादन प्रौद्योगिकी में बदलाव होता है तो समुत्पाद वक्र भी बदल जाता है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो समुत्पाद वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र उत्पादन संभाव्यता सेट को दर्शाता है। ठीक है,
क्या दर्शाता है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिबिलिटी सेट को दर्शाता है। मतलब यह पहले से अनुमान बताता है कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हो उसमें कितना उपज प्राप्त होगा। आप लोगों को यह सब क्या बनता है, पहले से बता देता है। उत्पादन संभाव्यता सेट उन सभी संयोजनों का समूह होता है जिसमें श्रम और पूंजी का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। आगे है समुत्पाद वक्र का उपयोग। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो समुत्पाद वक्र का उपयोग विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि उत्पादन की न्यूनतम लागत, किसी निश्चित स्तर के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए श्रम और पूंजी की न्यूनतम लागत को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अधिकतम लाभ, तो किसी निश्चित मात्रा में श्रम और पूंजी को उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तकनीकी प्रगति का प्रभाव, तो तकनीकी प्रगति उत्पादन संभाव्यता सेट को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी बातों के लिए यह सब इसका क्षेत्र था। आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही लंबा हो जाएगा लगता है वीडियो, 2 ही क्वेश्चन समझाने में 10 मिनट लग गया। अगला क्वेश्चन है फार्म प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रक्षेत्र योजना के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फार्म प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, फार्म प्लानिंग के विभिन्न जो स्टेप होते हैं उनका उल्लेख करना, उनके बारे में बताना है। तो फार्म प्लानिंग क्या होता है, तो फार्म प्लानिंग को कृषि योजना बोलते हैं, प्रक्षेत्र योजना बोल सकते हैं। तो यह एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है। फार्म प्लानिंग एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से किसान अपनी कृषि गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से संचालित करने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है। फार्म प्लानिंग क्या है, फार्म प्लानिंग एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से किसान जो होते हैं वो अपनी कृषि गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से संचालित करने के लिए योजना बनाते हैं। इसमें कृषि उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि भूमि का उपयोग हो गया, फसल चक्र हो गया, सिंचाई हो गया, उर्वरक प्रबंधन हो गया, कीट नियंत्रण हो गया, विपणन हो गया, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। इसका स्टेप क्या क्या है, तो पहला ये होता है लक्ष्य निर्धारण। तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना है, तो किसान को सबसे पहले अपने कृषि उद्यम के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। मतलब ऐसा ना कि ऐसा लक्ष्य आप बना ले जैसे कि 1 बीघा खेत में 50 कुंटल गेहूं को उत्पादन करेंगे, ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो प्राप्त कर सके और अच्छा भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। संसाधनों का मूल्यांकन, तो किसानों को अपनी भूमि, जल, श्रम, पूंजी और अन्य संसाधनों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज की खेती करना है, कहाँ पर कैसे पानी देना है, कैसे क्या करना है, सभी चीजों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। उसके बाद जलवायु मिट्टी को विश्लेषण, तो वहाँ की जलवायु और मिट्टी को विश्लेषण करना चाहिए। तो किसान को अपनी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के प्रकार का विश्लेषण करना चाहिए। फसल चयन, तो किसान को अपनी जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार उपयुक्त फसलों का चयन भी करना चाहिए। बजट बनाना, तो किसान को अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के लिए बजट बनाना चाहिए, ठीक है। किसान को अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के लिए बजट भी बनाना चाहिए। कृषि तकनीकों का चयन करना चाहिए, तो किसान को अपनी फसलों के लिए उपयुक्त कृषि तकनीकों का चयन करना चाहिए। विपणन रणनीति को यूज करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो किसान को अपने उत्पादों को बेहतर कीमतों पर बेचने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति विकसित करनी चाहिए। आगे जोखिम प्रबंधन, तो किसान को प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अस्थिरता और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन रणनीति को भी अपनानी चाहिए। आगे कार्यान्वयन, तो किसान को अपनी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मूल्यांकन और निगरानी, तो किसान को अपनी योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन और निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। इसका और भी थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फार्म प्लानिंग के क्या लाभ है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि फार्म प्लानिंग होता क्या है, ठीक है, इसका क्या चरण होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका लाभ। तो इसका लाभ उत्पादकता में वृद्धि, तो फार्म प्लानिंग किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद देता है। फार्म प्लानिंग से किसानों को अपनी कृषि और लाभप्रदता में वृद्धि करने में मदद मिलती है। फार्म प्लानिंग में किसान अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिलती है। जोखिम में कमी आता है, ठीक है। फार्म प्लानिंग से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की स्थिरता और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलती है। फार्म प्लानिंग से किसानों को पर्यावरण और नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो कि पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन है प्रक्षेत्र प्रबंध एवं कृषि अर्थशास्त्र में संबंध बताइए, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा यह आपके एग्जाम के लिए। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन और कृषि अर्थशास्त्र दो महत्वपूर्ण विषय हैं, ठीक है। प्रक्षेत्र प्रबंधन और कृषि अर्थशास्त्र जो होते हैं यह दोनों महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो किसान को अपनी कृषि गतिविधियों को
अधिक कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। दोनों का एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध होता है और वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में बाहर से ले लेते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कृषि वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं एवं कृषि उद्योग से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषकों के धन प्राप्ति एवं धन के व्यय से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और प्रक्षेत्र प्रबंध कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रक्षेत्र पर किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंधन अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। जो कृषि अर्थशास्त्र है इसमें जो कृषि वस्तु के उत्पादन है उनका वितरण क्रिया, उसका उत्पादन के बाद का जो प्रोसेस होता है वह शामिल होता है। और जो दूसरा था प्रक्षेत्र प्रबंधन, इसमें यह कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रक्षेत्र पर किए जाने वाले सभी जो कृषि कार्य होते हैं उनके अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। कह सकते हैं कि प्रक्षेत्र प्रबंधन कृषि अर्थशास्त्र की ही एक अंग है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से प्रक्षेत्र प्रबंधन एक कृषि अर्थशास्त्र में कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग बेसिक बताया कि प्रक्षेत्र प्रबंधन क्या होता है और कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब चलिए देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। पहला, संसाधनों का कुशल उपयोग। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन यह किसानों को अपनी भूमि, जल और पूंजी, श्रम और अन्य संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। कृषि अर्थशास्त्र किसानों को यह समझने में मदद करता है कि उनके संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ सोचता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला है उत्पादकता में वृद्धि। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और प्रथाओं का उपयोग करने में और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है। कृषि अर्थशास्त्र जो होता है यह किसानों को यह समझने में मदद करता है कि वे उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को कैसे कम कर सकते हैं। आगे, लाभप्रदता में वृद्धि। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन किसानों को अपनी लागत को कम करने और अपनी आय में वृद्धि करके अपनी लाभप्रदता में वृद्धि करने में मदद करता है। आगे, कृषि अर्थशास्त्र। तो यह किसानों को यह समझने में मदद करता है कि वे अपनी फसलों और पशुधन का विपणन कैसे करें ताकि वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे जोखिम का प्रबंधन। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अस्थिरता और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। ठीक है, आगे कृषि अर्थशास्त्र। तो यह क्या करता है, यह किसानों को यह समझने में मदद करता है कि वे जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करके अपने जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे टिकाऊपन। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन किसानों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन को बनाए रखने में मदद करता है। और कृषि अर्थशास्त्र होता है यह किसानों को यह समझने में मदद करता है कि वे टिकाऊ कृषि प्रथा का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के पूरक ही है दोनों। ठीक है, और देखिए मैं थोड़ा सा बाहर से बताता हूँ अंदर। तो अध्ययन की दृष्टि से कृषि अर्थशास्त्र एक समष्टिपरक जबकि प्रक्षेत्र प्रबंधन एक व्यष्टिपरक विश्लेषण होता है। कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की एक शाखा होती है जबकि प्रक्षेत्र प्रबंधन कृषि अर्थशास्त्र की उसी तरह की एक शाखा होती है जैसे कृषि उत्पादन, कृषि विपणन, कृषि वित्त आदि कृषि अर्थशास्त्र की ही शाखा होती है। ठीक है, प्रक्षेत्र प्रबंधन का उद्देश्य कृषकों को उसके फार्म से निरंतर अधिकतर लाभ प्राप्ति राशि को प्राप्त करना होता है, जबकि कृषि अर्थशास्त्र का उद्देश्य कृषकों को अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त कराते हुए उनके रहन सहन के असर में सुधार एवं कल्याण में वृद्धि करना भी शामिल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि अर्थशास्त्र और प्रक्षेत्र प्रबंधन में अंतर। कृषि अर्थशास्त्र और प्रक्षेत्र प्रबंधन में अंतर बताइए। तो कृषि अर्थशास्त्र और प्रक्षेत्र प्रबंधन क्या, इनमें अंतर देखेंगे। तो यह एक व्यापक विषय होता है। कृषि अर्थशास्त्र क्या एक व्यापक विषय है और जो प्रक्षेत्र प्रबंधन है यह कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा मात्र है। ठीक है, इसलिए कृषि अर्थशास्त्र की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह कृषकों का अध्ययन करता है और व्यापक होता है, व्यापक शास्त्र है। ठीक है, यह एक किसान की फार्म संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए यह सूक्ष्म शास्त्र है। ठीक है, यह कृषि से संबंधित प्राय सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। कृषि शास्त्र जो होता है, कृषि अर्थशास्त्र, यह कृषि संबंधित प्राय सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह केवल प्रक्षेत्र से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। यह किसान की आय के सभी स्रोतों की जानकारी प्राप्त करता है। यह किसान की केवल प्रक्षेत्र संबंधी आय का अध्ययन करता है। ठीक है, पांचवा है, यह कृषि पर आधारित जनसंख्या की आर्थिक एवं सामाजिक दशा का अध्ययन करता है और यह कृषक की कृषि से संबंधित आर्थिक दशा का अध्ययन करता है।
तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया और बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। 30 लाइक इस वीडियो पे कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।